एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन में। और आगे बढ़ने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन, हमारे वेबसाइट पर आपके लिए डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल है जो कि आपके करंट अफेयर्स और दूसरे जीएस पेपर को कंटेन करते हैं और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह आपके अंदर एक्टिव लर्निंग का पार्ट बूस्ट करेगा और आपके प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा। तो आप जाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम आज के डिस्कशन की तरफ। तो आज के डिस्कशन का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह है। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो वेस्ट का जो रिस्पांस है रशियन मूव, जो नए सैंक्शंस उसने क्रिएट किए हैं यूक्रेन के लिए, उसके बारे में है। जो दूसरा आर्टिकल है वो रशिया चाइना एक्सेस के बारे में है। इसका एक क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हम करेंगे और उसके अलावा कुछ क्विक प्रीलिम्स फैक्ट है। पहला तो चार चिनारी आइलैंड जो कि श्रीनगर में है, वहाँ पे चिनार ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है, उसको हम देखेंगे। दूसरा जो फैक्ट है वो इंडिया और अफगानिस्तान के एड को लेकर है कि इंडिया ने पहला बैच एड का अफगानिस्तान भेजा है। अगला जो फैक्ट है वो हमारा जम्मू कश्मीर जो डीलिमिटेशन पैनल है उसको 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है अपने एक्सरसाइजेस और फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। तो ये जो आर्टिकल है ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है जो कि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में भी है, जिसके बारे में हम काफ़ी वक्त से बात कर रहे हैं। कल भी एक आर्टिकल हमने इससे रिलेटेड देखा। तो आज हम क्या कुछ बात करेंगे वो समझते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज हैं इस क्राइसिस के ऊपर वो क्या है, जो इशू है वो क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन के इश्यूज को हम यहाँ पे समझेंगे, साथ में ही जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसको हम क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे और जो डॉनबास रीजन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके रिकग्निशन को देखेंगे कि कैसे उसको अलग अलग कंट्रीज रिकग्नाइज कर रहे हैं और इंटरनेशनली उसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हाल में ही रशिया ने एक डिक्री साइन किया जो कि उन्होंने ऑफिशियली साइन किया और उसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियली जो 2 सेपरेटिस्ट रीजन्स हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, डोनेट्स्क और लुहांस्क, उसको। तो आगे समझते हैं कि इशू क्या है। कल हमने बात की कि जो डॉनबास रीजन है वो क्या है। ये 2 प्रोविंसेस से मिलकर बना है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में है। अब क्या हुआ, ये जो 2 स्टेट हैं, जो 2 सेपरेटिस्ट टेरिटरीज हैं, उनको जाना जाने लगा यहाँ पे डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, जो कि रशियन या फिर रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका सैंक्शन वहां पे फॉलो किया जा रहा है। अब जो ये इंटायर रीजन है जो कि डोनेट्स्क, लुहांस्क और उनके सेपरेटिस्ट टेरिटरीज को कंटेन करता है, इसको हम जनरली डॉनबास रीजन कह के संबोधित करते हैं। ये हमने कल समझा था। जो डॉनबास है वो जिस बॉर्डर पे लोकेट करता है अपने आप को, वो रसिया का एडजॉइनिंग बॉर्डर है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो मेजरली रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ इसको समझते हैं। 2014 में जब रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन को इन्वेड किया तब क्या हुआ कि जो ईस्टर्न कुछ टेरिटरीज थी जैसे कि डोनेट्स्क हो गए, लुहांस्क हो गया, उन्होंने एक रेफरेंडम दिया जो कि इस तरह से था कि वो रशियन फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे जो ये जो टेरिटरीज थी उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और वो जाने लग गए एलपीआर और डीपीआर के नाम से, यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक। अब क्या हुआ कि जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन है डोनेट्स्क और लुहांस्क में, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर कर लिया 2014 में, बट किसी भी कंट्री ने उनको एज अ सोवरेन स्टेट, एज अ सोवरेन रिपब्लिक रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन रिसेंटली रशिया ने इन टेरिटोरियल क्लेम्स को ये कहकर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, रिकॉग्नाइज किया कि ये एक सेपरेटिस्ट रिपब्लिक है
ईस्टर्न यूक्रेन के और इनको डॉनबास रीजन को एक अलग रिपब्लिक के रूप में देखा जाए। अब ये समझते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के इस पर रिस्पॉन्स क्या है। यूक्रेन का सीधा सीधा कहना ये है, कल हमने 2 एग्रीमेंट्स के बारे में जाना, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2। यूक्रेन का सीधा सीधा कहना ये है कि भाई ये जो रेजोल्यूशन तुमने पास किया है ये मिन्स्क एग्रीमेंट को पूरी तरह से अंडरमाइन करता है और कहीं से भी ये पीस प्रोसेस को स्टैब्लिश करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। अब यहाँ पर इंडिया के इमीडिएट प्रायोरिटी क्या हो जाती है, इंडिया यहाँ पे ये चाह रहा है कि ये जो टेंशन है रशिया और यूक्रेन के बीच में उसको किसी तरह से डीएस्केलेट किया जाए। इंडिया यहाँ पे किसी को खुल के फेवर नहीं कर पा रहा है, ये इंडिया के साथ समस्या हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज रही है नॉन अलाइनमेंट की शुरू से ही, तो इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और शुरू से ही पीस स्टैब्लिश करने का उसका इरादा रहा है। तो इंडिया ने इसीलिए ये चूज किया है कि जो वेस्टर्न कॉल्स हैं जो कि रशिया के अगेंस्ट एक्शन डिमांड करती है, इंडिया उसको ज्वाइन नहीं करेगा। अब आती है यूएन की बारी। जो यूएन है वो रशिया के इस एक्शन, इस डिसीजन को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है और जो डोनेट्स्क और लुहांस्क के कुछ एरियाज हैं जो कि ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है, वहां पे जो हो रहा है उससे वो काफी दुखी है। तो ये बहुत ही एक एंटी रशियन मूव समझ में आ रहा है। नाटो जो है, नाटो ने इंटरनेशनल कॉन्डेम्पशन ज्वाइन ये कहकर किया कि ये जो है ये यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है और इसीलिए जो रशियन एक्शंस हैं वो यूक्रेन के रिपब्लिक उसके सोवरेनिटी को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो नाटो जो है ये इसको सपोर्ट नहीं करेगी। और साथ में ही एक और बात जो नाटो ने कही वो यहाँ पे ये है कि जो रशिया है वो मिन्स्क एग्रीमेंट को वायलेट कर रही है, जो कहीं से पीस स्टैब्लिशिंग डिसीजन नहीं है। बाकी कुछ और कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, यूएस या अदर यूरोपियन कंट्रीज और केन्या जैसी कंट्रीज हैं, वो रशिया के डिसीजन को यूक्रेन के सोवरेनिटी पे एक अटैक मान रही हैं और ये जो एक्शंस है रशिया को उसको हाईली कंडेम कर रही हैं, कह रही हैं कि ये सही एक्शंस नहीं है। ओके, अब रशिया पर क्या सैंक्शंस लगाए गए, ये तो वेस्ट का कंडेम्पशन है कि जो वेस्ट है वो रशिया के इस एक्शन को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन उन्होंने कुछ और एक्शंस तो लिए होंगे रशिया के अगेंस्ट भी। अब हम उनको समझते हैं। तो कुछ सैंक्शंस हैं यहाँ पे जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं कि वो क्या है। पहली जो चीज है वो है स्विफ्ट के ऊपर बैन। जो यूएस और यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फाइनली एक पैकेज ऑफ सैंक्शंस फाइनल किया है जो रशिया के मेजर बैंक्स को टारगेट कर सकती हैं और ये पॉसिबल है कि रशिया जो है वो स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हो जाएगा। अब स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं। स्विफ्ट जो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक एब्रिविएशन है और स्विफ्ट जो है एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंफॉर्मेशंस के एक्सचेंज के लिए, जहां पे ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो होते हैं और साथ में मनी ट्रांसफर भी होता है। अगला जो सैंक्शन है जो रशिया के ऊपर लगाया है वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है। जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 का सैंक्शन है वो क्या है इसे समझते हैं अब जरा। तो यूरोपियन यूनियन ने जो अगला सैंक्शन टारगेट किया है वो है नॉर्थ स्ट्रीम 2। नॉर्थ स्ट्रीम 2 क्या है? नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन है जो रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करती है बाल्टिक सी के थ्रू। तो अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 को हम टारगेट करते हैं तो रशिया का ये पाइपलाइन बंद हो जाएगा और उसका जो कनेक्टिंग ट्रेड मार्केट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ये अगली चीज है। कल के आर्टिकल में हमने ये समझा कि रशिया ने शुरू से ही यूक्रेन को एक्सटेंडेड रशिया का पार्ट देखा है अपने एम्बिशन में। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, रशिया का जो डिसीजन था डोनेट्स्क और लुहांस्क को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक मानने का, इसकी वजह से क्या हुआ, जो मिन्स्क एग्रीमेंट्स थे दोनों 1 और 2 जो 2014 और 2015 में लाए गए
वो एक एंड पे आ गए, उनका आप कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जो पीस का जो आइडिया था, पीस का जो मोटो था, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। अब रशिया ने ये रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि ये जो दो ब्रेकअवे रीजन्स है ईस्टर्न यूक्रेन में, इनको हम इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बोलेंगे, लेकिन ये जो मूव है इसने वेस्टर्न नेशंस के बीच में एक फियर क्रिएट कर दिया कि रशिया यूक्रेन को अब इन्वेड कर सकती है, और इससे क्या होगा, रशिया जो है वो और शक्तिशाली बन जाएगी, विच इज समथिंग नॉट स्टेबल, गोइंग स्टेबल फॉर द यूरोपियन नेशन। तो ये प्रॉब्लम है। अब आगे इसमें क्या क्या प्रोग्रेस होता है वो हम आगे समझेंगे और देखेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो है रशिया और चाइना के एक्सिस के बारे में। अब ये जो आर्टिकल है ये अगेन आपका इंडिया और उसके नेबरहुड से उसके क्या रिलेशंस है इस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हम कंटेक्स्ट समझते हैं कि हाल में ही क्या हुआ है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने चाइना विजिट किया और यूक्रेन क्राइसिस पे बात की। इससे जो रशिया चाइना के रिलेशंस है ये बड़े एक हाईलाइटिंग स्पॉटलाइट में आ गए हैं। ये एक बहुत उभर के आ रहे हैं कि आखिर जो इनके बीच में रिलेशंस हैं वो किस तरीके से सामने आ रहे हैं, उसको चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो कुछ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं रशिया चाइना रिलेशन के, वो क्या है? पहले तो हम स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट समझते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ये हो सकता है कि चाइना के लिए रशिया जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, रशिया ने कभी यूरोपियन यूनियन से अच्छे रिलेशन शेयर नहीं किए, और सेम गोज फॉर चाइना। तो इन दोनों का यूरोप से, यूएस से और उसके जो यूएस के अलाइज हैं उनके साथ जो डिस्कम्फर्ट है, जो शेयर्ड डिस्कम्फर्ट है, वो इन दोनों कंट्रीज को आपस में क्लोज ले आती हैं। अब दोनों कंट्रीज का जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, जैसे कि चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट करती है और रशिया जो है वो चाइना को सपोर्ट करती है। ये कंफर्म करते हैं कि जो रशिया और चाइना का रिलेशन है वो केवल शेयर डिस्कम्फर्ट को लेकर नहीं है, बल्कि जो दूसरी चीजें हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल एड्स है, फाइनेंशियल एड्स है, उनको लेकर के भी हैं। अब क्या है, अब हम कहते हैं ना कि जब दो लोगों का मन मिलता है तो वो बहुत ज्यादा मिलने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रशिया जो है वो नाटो के इनलार्जमेंट को शुरू से ही उसके पक्ष में नहीं है। तो चाइना ने भी यहाँ पे धीरे से जाके रशिया को सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। इसके बदले में रशिया ने भी सपोर्ट एक्सटेंड किया चाइना को। तो चाइना का ये प्रिंसिपल है वन चाइना प्रिंसिपल, जिसमें कि वो ये कहता है कि ताइवान जो है वो चाइना का एक इनएलिनेबल पार्ट है जिसको कि हम चाइना से अलग नहीं कर सकते। रशिया ने इस मोटो को सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जो रशिया चाइना का रिलेशनल एक्सेस है वो केवल शेयर डिस्कम्फर्ट की वजह से नहीं है, और भी बहुत सारी पॉलिसीज है जो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्टिवली प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब वो पॉलिसी, नॉट रशिया, चाइना। तो चाइना जो है, चाइना ने कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड किया। पहली बात तो चाइना ये कहता है कि जो अभी जो क्राइसिस का सिचुएशन है उसका सबसे अच्छा रेजोल्यूशन एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन ही हो सकता है। वो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन क्या हो सकता है? वो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि हम मिन्स्क एग्रीमेंट पर दोबारा जाएं और उसको लागू कर दें। हालांकि अभी अभी जो रशिया का रिकॉग्निशन है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क और लुहांस्क, वो ये दिखाता है कि चाइना का कोई खास इन्फ्लुएंस रहा नहीं है रशिया के डिसीजंस में। अब यहाँ पे जो ये रशिया चाइना का ग्रोइंग एक्सिस है उससे इंडिया को क्या समझने की जरूरत है? अब जो ये ग्रोइंग क्लोजनेस है यहाँ पे इंडिया को एक सेफ नेविगेशन, एक डायनामिक नेविगेशन से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया एक वर्स्ट पीरियड रिलेशन में चल रहा है चाइना के साथ। तो इवन इफ रशिया जो है की डिफेंस पार्टनर है इंडिया का, बट उसको जो उसके चाइना के साथ रिलेशंस है उसको बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की जरूरत यहाँ पे समझ में आती है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। सो दिस इज अ क्विक प्रीलिम्स फैक्ट। रिसेंटली कुछ एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं चिनार ट्रीज को प्लांट करने के, जिससे जो फ्लोरिकल्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा
और ये कहाँ पे हो रहा है? ये चार चिनारी आइलैंड में हो रहा है। चार चिनारी आइलैंड कहाँ है? चार चिनारी आइलैंड जो है वो डल लेक के मिडिल में है, श्रीनगर में। तो ये जो आइलैंड है ये चिनार ट्रीज के नाम से अपना नाम लेता है, और चार चिनारी का मतलब होता है 4 चिनार्स। और ये आइलैंड कंस्ट्रक्ट करवाया गया था मुराद बख्श के द्वारा, जो मुगल एम्परर औरंगजेब के भाई हैं। ओके, सो यहाँ पर चिनार ट्रीज को प्लांट करने का एक स्ट्रैटेजी चल रहा है, जो कि काफी अच्छा है फ्लोरिकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। और डल लेक के कुछ अदर आइलैंड के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि रूप लैंक और सिल्वर आइलैंड, और दूसरा है सोन लेक और गोल्ड आइलैंड। तो ये था चार चिनारी आइलैंड के बारे में। अब आगे देखते हैं JNK लिमिटेशन पैनल्स, उसको जो है वो 2 मंथ का एक्सटेंशन मिला है, ताकि वो जो एक्सरसाइजेज है, जो उसके फंक्शंस हैं, उसको अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो जो JNK कमीशन है, जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल है, उन्होंने हाल में ही ये प्रपोज किया कि 7 नई असेंबली सेगमेंट्स को बनाया जाए और कुछ बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाए। अब जो 6 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, ये जो 7 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनमें से 6 होने थे जम्मू में और 1 कश्मीर में होना था। तो अब कमीशन ने ये प्रपोजल तो भेज दिया। कमीशन ने ये प्रपोजल किनको भेजा? कमीशन ने ये प्रपोजल भेजा 5 लोकसभा एमपीज को, जिसमें से कि 3 जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे और 2 जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स थे, उन्होंने ये जो डिलिमिटेशन पैनल है इसके रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्या हुआ? अब जो JNK डिलिमिटेशन पैनल है, इनको 2 मंथ का एक्सटेंशन और मिला है, ताकि ये अपने रिपोर्ट को सबमिट कर सके। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाई मई ये लोग अपने रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे, और इसी वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी होने हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। वो है इंडिया सेंड्स द फर्स्ट बैच ऑफ एड टू अफगानिस्तान। अभी हाल में ही क्या हुआ, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रिंगला, इन्होंने एक 50 ट्रक के कॉन्वॉय को फ्लैग ऑफ किया, जिसके थ्रू जो हम अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचा सकते हैं, और ये जाएगा आपका इंडिया पाकिस्तान इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, ये क्यों पहुंचाया जा रहा है, इसको हम समझते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसको एक मेजर कोलैप्स देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे हंगर क्राइसिस है और जो ड्राउट का सिचुएशन है, वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के लोगों को और उनकी फूड इनसिक्योरिटी को। तो ऐसे में इंडिया क्या कर रही है? इंडिया वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की कोशिश कर रही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, उसने क्या किया है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो नेगोशिएशंस है उसको कंप्लीट कराया, और जो हम असिस्टेंस भेज रहे हैं उसमें जो सबसे मेजर पार्ट है डिलीवरी का, वो है वीट। क्योंकि जो वीट की शेल लाइफ होती है वो लगभग 1 साल की होती है। तो जो ये वीट भेजने का हमारा कार्यक्रम है, ये हम जो यहाँ से जो ट्रक्स जा रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट मोर देन 500 ट्रॉय ऑफ ट्रक्स यहाँ से जा रहे हैं, जो कि जलालाबाद अफगानिस्तान पहुँचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।